जी देखिए, अब स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम आपको ये बताया था रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स, इसमें मैंने आपको यहां से बोला था, देखिए, अरे कोई बात नहीं, स्टार्ट में सीखना पड़ेगा थोड़ा सा ना। इसमें देखिए, लो जी प्रीव्यू आ गया, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। हमने यहाँ पर कुछ चीजें बताई थी कि क्या प्लांट फूड ईट करते हैं, तो आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड ईट करते हैं, यस। एनर्जी की नीड सभी को है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको क्या है, एनर्जी की नीड है। ठीक है, इसके बाद इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, उससे क्या बनेगा, सुक्रोज, और देन उससे क्या बनेगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ जाते हैं। ये अगला पेज कहां से जाएगा, वहीं से जाएगा, कोई बात नहीं है। अब देखिए, मैं स्टार्ट जो करने जा रहा हूं वहां पर देखिए अब आप। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा था। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको भी मैं रीड करा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक, बुक को भी। हाँ अच्छा ठीक, पूछ लेंगे। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइको मीन्स क्या है, ग्लूकोज, और लाइसिस का मीनिंग है ब्रेकडाउन। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं ईएमपी पाथवे। क्या बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ईएमपी पाथवे, पूरा नाम एम्बेडन मेयर ऑफ पेरेंट्स पाथवे। ठीक है, लिख लीजिएगा, एम्बेडन। ये साइंटिस्ट के नाम पर है, 3 साइंटिस्ट है, उनके नाम पर ये पाथवे का नाम पड़ा हुआ है यहां पर, समझ में आ रहा है। और देखिए इसके बाद ये हो गया। अगला, ग्लाइकोलाइसिस कहां ऑपरेट होती है, तो बोलेंगे सभी में है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलाइसिस चलती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, कहां ऑपरेट होता है, एन सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है, चाहे एरोबिक और रेस्पिरेशन हो रहा है, चाहे एनारोबिक, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस चलती है। तो लिखेंगे कॉमन है ये, कॉमन इन एरोबिक एंड एनएरोबिक, दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस कॉमन होती है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। कितना पायरुविक एसिड बनेगा, 2, अभी आप डायग्राम से देख लेंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, और कितना नेट गेन होता है वो सब देखेंगे, कितना नेट गेन होता है। अब मैं इसको ग्लाइकोलाइसिस को समझा रहा हूं आपके, इसमें आगे ग्लाइकोलाइसिस की देखिए रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, बाकी इसको आप पढ़ लीजिए। लिखा है टर्म ग्लाइकोलाइसिस कहां से स्टार्ट हुआ, ग्लाइकोज प्लस लाइसिस से। इसको थोड़ा सा रीड करा देता हूं, देखिए। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को एम्बेडन मेयर ऑफ पेरेंट्स पाथवे बोलते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में एक क्वेश्चन और, अगर कहा जाए कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में कौन सा मेन पाथवे है, जैसे आपके एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एरोबिक का मतलब समझ रहे हैं, जहां वायवीय श्वसन होता है वहां ग्लाइकोलाइसिस चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है और एटीएस चलता है। लेकिन अगर अब वायवीय श्वसन हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। समझ रहे हैं, ये लाइन पढ़ लीजिए, लिखा हुआ देखिए, इन द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन। एनारोबिक श्वसन में, एनारोबिक जीवों में ग्लाइकोलाइसिस ही एक प्रोसेस है, किस चीज का, श्वसन का। इसके आगे कुछ नहीं चलता फिर वहां। जबकि एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस भी चलेगा, क्रेब्स साइकिल भी चलेगा और ईटीएस भी चलेगा। समझ में आ रहा है, तो इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा यहां से, एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज
ओनली मतलब अकेला, पाथवे, इट इज ओनली पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल ग्लाइकोलाइसिस ही चलती है और कुछ नहीं चलता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे लिखा हुआ है इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज का पार्ट्स, हाँ कॉमन होगा, ग्लाइकोलाइसिस सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोल, हाँ। अरे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है इसमें, ऑक्सीजन है, मैं लिख दे रहा हूं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। लिखिएगा ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ O2, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म है चाहे एनारोबिक, दोनों में चलेगा, चाहे प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट है, सब में चलेगा, सब में चलेगा। लिख लीजिएगा, ऑपरेट्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या सभी सेल में, हर सेल में ग्लाइकोलाइसिस चलती है। वायरस में नहीं चलेगा क्योंकि वायरस सेल नहीं है, बाकी सारी सेल में चलेगा। ठीक है, तो यहां से ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ था ये कॉमन है। आगे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या पार्शियल। मैंने आपको ग्लूकोज के 3 प्रोडक्ट बताए थे। अगर ग्लूकोज से डायरेक्ट क्या बन रहा है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो कंप्लीट। पायरुविक एसिड तो केवल बन रहा है तो इनकम्प्लीट। तो ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पार्शियल होता है, समझ रहे हैं ना। ग्लाइकोलाइसिस में यहां लिखेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन है कि इनकम्प्लीट है, बताइए। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, क्योंकि पायरुविक एसिड के बाद भी कुछ बनता है ना। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, या तो इथेनॉल बनेगा या तो लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर आप ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक की बात करते हैं तो वहां उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना चीजें हो गया यहां पर। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट बताइए। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है। अरे ग्लाइकोलाइसिस में लास्ट में बनता क्या है, 2 मॉलिक्यूल 2 PGA बनता है ना। ठीक है, पायरुविक एसिड PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड हो गया वो PGA, पायरुविक एसिड बोलेंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड नोट कर लीजिए। इसका एंड प्रोडक्ट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड प्रोडक्ट क्या है, 2 पायरुविक एसिड है। ठीक है, इसको पायरुवेट भी कह सकते हैं। बॉडी में जो एसिड होते हैं उनको एट बोलते हैं, उनके आगे सफिक्स लगता है एट, तो इसका दूसरा नाम क्या है, पायरुवेट भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहां तक फिनिश हो गया। ग्लूकोज कहां से डेराइव होता है, ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज यूज होगा ये कहां से आ रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, बताइए। ग्लूकोज कहां से आया, फोटोसिंथेसिस से आया। फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज बना, समझ में कहां से आया ग्लूकोज। हम जो फूड खा रहे हैं आखिर वो प्लांट प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो प्लांट कहां से आया, प्लांट में ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से। तो लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज आता है प्लांट में, फिर उस प्लांट को हम लोग कंज्यूम करते हैं। आगे बढ़ जाइए, इस पर देखिए, ये बताइए ये भी गायब हो जाता है बढ़ाने पर। अगर मैं स्लाइड को आगे बढ़ाया तो हमारा वो मैटर भी फिनिश हो गया। ये लो जी, हाँ अच्छा उस पर ऐड कर जाए, ठीक, ये स्लाइड उस पर आ गई, अब बस आ गया। और इसको हमको प्लस करना पड़ेगा, प्लस करेंगे फिर अगली स्लाइड के लिए, अगली स्लाइड यहाँ आ जाएगी। नहीं ठीक ठीक, ओके समझ आ गया। अब इस रिएक्शन को हम लोग समझ रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ये रटने वाला कुछ है नहीं, इस बुक में ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा अपने आप। देखिए
यहां पर आते हैं ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितने रिएक्शन है अगर पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शन होती हैं। कितनी रिएक्शन होती हैं? 10। ठीक है, तो ग्लूकोज से पहले क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 कार्बन। जो छठवां कार्बन है उस पर लग गया फॉस्फेट। क्या लग गया? फॉस्फेट। तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कहां से आया फॉस्फेट? वो एटीपी से आया। एटीपी जब टूटा होगा, देखिए ये फॉस्फेट कहां से आया? एटीपी एक खर्च होता है, तो जानते हैं एटीपी टूटेगा तो क्या बनेगा? एडीपी प्लस फॉस्फेट बनेगा। यही फॉस्फेट कहां जुड़ गया? ग्लूकोज के साथ, तो ये बनेगा एडीपी। फॉस्फेट कहां चला गया? ग्लूकोज में जुड़ गया। एंजाइम का नाम भी याद रखेंगे, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो क्योंकि ग्लूकोज कैसी शुगर है? हेक्सो शुगर, 6 कार्बन की है। ठीक है, तो लिखेंगे एंजाइम हेक्सोकाइनेज। कुछ एंजाइम के नाम आपको पता होना चाहिए, सभी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, ये आसान है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन सबको पता है ना? कुछ इसमें केवल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? आइसोमर है। तो 6 फॉस्फेट वहां पर भी है, 6 यहां पर भी। एंजाइम का नाम आइसोमरेज, लिखने की जरूरत नहीं है। आइसोमरेज एंजाइम का नाम हो जाए, क्योंकि रिएक्शन क्या है? आइसोमराइजेशन है। तो लिख लीजिएगा आइसोमरेज। जो याद रखना है वो आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, हाँ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। हाँ बताइए। ना एटीपी अब एक एटीपी अब यूज होगा जहां पर फॉस्फेट जोड़ा जा रहा है। यहां एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आया तो एक एटीपी खर्च हुआ। अभी तक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा, मतलब 6 नंबर कार्बन पर फ्रक्टोज के फॉस्फेट है। अब 1 नंबर कार्बन पर भी आ गया, जो फर्स्ट कार्बन है फ्रक्टोज का, उस पर भी। कहां से आया वो फॉस्फेट? वो एटीपी से आया। तो फिर एक एटीपी खर्च हुआ होगा, एडीपी बनेगा और फॉस्फेट इसके साथ जुड़ेगा। एंजाइम का नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। याद रखिए, जब एटीपी जोड़ती है तो एंजाइम का नाम होता है काइनेज। क्या होता है एंजाइम का नाम? काइनेज। जहां ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर थी, एंजाइम का नाम हो गया हेक्सोकाइनेज। ये है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज के साथ क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट। तो एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज तो जोड़ेंगे क्योंकि एटीपी जुड़ रहा है। तो फॉस्फो ये हो गया, फ्रक्टो ये है, ये तो काइनेज हो जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये भी मत रखिएगा, अगर बुक में नहीं दिया होगा, वैसे दिया नहीं कहीं। ठीक है, हाँ बताइए। अरे आगे बता रहे हैं, रुकिए तो सही। ठीक है, एंजाइम का नाम केवल यही ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में ये टूटेगा, ये दो चीज में टूट गया। ये किसमें? PgAl पागल और DHAP ढाप। PgAl और DHAP में बन गया। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम लगेगा एल्डोलेज। क्या लगेगा? एल्डोलेज। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको आप जो है लिख लीजिएगा। एल्डोलेज यहां लिखेंगे, एल्डोलेज। इसको भी रखना है। एल्डोलेज कहां है? इसके साथ जुड़ेगा इस रिएक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद में फिर देखिए PgAl और DHAP में कितना कार्बन होगा बताइए। इसमें कितने कार्बन है? अब तक कितने कार्बन चल रहे? 6 कार्बन। कोई कार्बन का डिफरेंस नहीं आया है। सभी में कितने कार्बन है? 6 कार्बन सभी में आ रहा है। ठीक है, 6 कार्बन। अब ये जब टूटेगा तो 3 कार्बन यहां और 3 यहां, इसमें 3 कार्बन और यहां पर 3 कार्बन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। PgAl DHAP में कन्वर्ट हो सकता है, DHAP किस में कन्वर्ट हो सकता है? PgAl में हो सकता है ना। एंजाइम का नाम क्या रहेगा? क्योंकि ये आइसोमर है दोनों। क्या है ये? आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ना ये। PgAl और DHAP क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जब कन्वर्ट होंगे तो एंजाइम लगेगा आइसोमरेज। रटने की जरूरत नहीं है। वो भी एल्डोज तो ऊपर हो गया। एल्डोज ध्यान रखना आपको,
हाँ, इसको तोड़ने वाला एंजाइम एल्डोज, लेकिन अब जो एंजाइम लगेगा उसको नहीं रखना है, आइसोमरेज एंजाइम हो गया। अब अगर ये इसमें कन्वर्ट होता है, DHAP किसमें कन्वर्ट होता है, PGL में, तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2, और PGL इसमें कन्वर्ट होता है DHAP के 2 मॉलिक्यूल। बुक में रिएक्शन कहां से चलाया गया, PGL से। तो आप अब 2-2 समझेंगे, कितना समझेंगे, 2-2, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। अब PGL क्या एक एल्डिहाइड है, क्या है ये, एल्डिहाइड। बताइए कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, अभी कार्बोहाइड्रेट है ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये कीटोन ग्रुप लगा है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ठीक है, दोनों अभी कार्बोहाइड्रेट हैं, अभी तक सब कार्बोहाइड्रेट है। अब जो बनेगा वो एसिड बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बनेगा, 13/PGA, 13/PGA। अब बताइए क्या डिफरेंस हुआ इसमें, सोचिए। PGAL से क्या बन गया, PGAL से देखिए इसको बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। आप नोट कर लीजिएगा, PGAL या DHAP क्या है, 3 कार्बन का सुगर है, तो 3 कार्बन की सुगर को बोलते हैं ट्रायोज, 4 कार्बन की सुगर को बोलते हैं टेट्रोज। क्योंकि फॉस्फेट भी लगा है तो ट्रायोज फॉस्फेट, इसमें भी फॉस्फेट उसमें भी फॉस्फेट, देखिए P लिखा पीछे, यहाँ P आगे लगा ना, दोनों क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट हैं, तो ये दोनों लिखिएगा, ये ट्रायोज फॉस्फेट हैं दोनों, ठीक है, ये सब। अब इससे बन रहा है क्या चीज, यहां देखिए, ट्रायोज बाइफॉस्फेट, 13/बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहां पर 13/बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बस केवल समझते जाइए, रटना क्या है वो लास्ट में बता देंगे, केवल इतना रट लीजिएगा। ये एसिड है, अल्कोहल से एसिड कैसे बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता तो बनता है एसिड, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जोड़ी जाती है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं अभी, इसका ऑक्सीजन से कोई लेने देना नहीं है अभी रिएक्शन का, तो फिर क्या करेंगे, इसमें से आप हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे तो हाइड्रोजन को पकड़ने वाला भी तो चाहिए, कौन पकड़ेगा, NAD+ पकड़े, ठीक है, NAD+ आएगा, यहां से हाइड्रोजन पकड़ करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+H+, ठीक है, समझ में आया। फोटोसिंथेसिस में NADPH लिखते थे उसको, NADPH2 बनता था, यहां P हटा देंगे, P नहीं रहेगा। तो बताइए NAD का क्या हो रहा है यहां पर, रिडक्शन, और PGL का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहां इन्होंने इसका नाम लिखा है ट्रायोज बाइफॉस्फेट, देख रहे हैं, किसका नाम, इसका, ये ट्रायोज फॉस्फेट है, ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन की एक सुगर है जिसके साथ फॉस्फेट लगा है, ये ट्रायोज बाइफॉस्फेट है, ट्रायोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट लिखा है, ट्रायोज बिसफॉस्फेट। बिस का मतलब 2, जैसे बाई है ना, बाई या बिस बोलिए एक ही चीज है, 2 हैं, फॉस्फेट लगे हैं और ट्रायोज, 13 पोजीशन भी लिखा है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन होंगे बताइए सोच करके, 3, तो 3 कार्बन होंगे, तो पहले कार्बन पर एक फॉस्फेट रहेगा और एक फॉस्फेट तीसरे कार्बन पर रहेगा, 13/बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 13 बिसफॉस्फो ट्रायोज बिसफॉस्फेट बोल सकते हैं, बिस लिखा है, ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। अब यहां से इसमें भी 3 कार्बन है, ध्यान रखना है, कितने कार्बन है, 3, अब इससे बनेगा 3PGA, क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंजाइम लगेगा NAD, इसका देखिए PGAL से ये बन रहा है, तो PGAL का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, अगर कहीं से हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, वो नहीं रखना इसलिए हमने आपको नहीं बताया, कोई मतलब नहीं है, हाँ इतना जाने रखिए कि अगर कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है तो एंजाइम लगेगा डी का मतलब निकलना, हाइड्रोजिनेज का मतलब हाइड्रोजन निकल रही है। अब इसमें क्या हो रहा है बताइए, 13/PGA से 3PGA में क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट हट रहा है ना, कौन सा वाला, नंबर 1 कार्बन वाला फॉस्फेट निकल गया, बचा 3PGA बचेगा ना, तो
तो फॉस्फेट जाएगा कहाँ? उस फॉस्फेट को कौन पकड़ लेगा? एडीपी पकड़ेगा और क्या बनाएगा? एटीपी। एडीपी के साथ ये जो फॉस्फेट जुड़ रहा है ये कहां से आया? ये यहां से आया। 1,3 बाई पीजीए में से फॉस्फेट निकल करके एडीपी के साथ जोड़ा, बन गया एटीपी। पहली बार एटीपी बन रही है और क्या बन जाएगा? 3 पीजीए। एक चीज और बताइए, इसमें ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहां से आया? सब लोग इधर देखिए। पीजीएल में कितना फॉस्फेट? एक। इसमें कितना फॉस्फेट है? 2। एक फॉस्फेट कहां से आया? डीएचएपी वाला फॉस्फेट नहीं है। डीएचएपी तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। हम कहानी अभी एक मॉलिक्यूल से समझा रहे हैं। 2 बनेंगे तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। एक से बताइए कि एक मॉलिक्यूल पीजीएल से एक मॉलिक्यूल 1,3 बाई पीजीए बन रहा है, इसका मतलब एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा आ रहा है। वो कहां से आया? एक। वो तो ठीक है कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बन जाएंगे, फिर ये भी 2 बनेगा। आप एक से बताइए अभी। एक पीजीएल से एक ये बना तो एक इसमें एक्स्ट्रा आया 1 नंबर कार्बन वाला, वो कहां से आया? वो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया H3PO4 से आया। कहां से आया? फॉस्फोरिक एसिड से। H3PO4 टूटा सेल में, उसमें से एक फॉस्फेट निकला। एक चीज जानते हैं कि फॉस्फेट का सोर्स क्या होता है? बताइए। सेल में फॉस्फेट कहां से आता है जनरली? एटीपी से। एटीपी जब टूटता है तो क्या बनेगा? एडीपी प्लस फॉस्फेट बनेगा। फॉस्फेट का सोर्स क्या होता है जनरली? एटीपी। टूटती है, जैसे यहां टूटा था, देखिए इसमें फॉस्फेट जुड़ा तो कहां से आया? एटीपी से आया। लेकिन अब सेल में एक बार एटीपी यहां खर्च हो गया, एक बार यहां खर्च हो गया। आप सबको पता है कि रेस्पिरेशन चल रहा। क्या चल रहा है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम जानते हैं एटीपी बनाई जाती है, बनेगी आगे। यहां तो खर्च कराई जा रही है, तो पहले खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तभी तो बनेगा। तो पहले 2 एटीपी को इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अब सेल नहीं चाहता कि मैं 2 से ज्यादा एटीपी इन्वेस्ट कर ले जाऊं। समझ रहे ना? जैसे किसी को उधार दिया जाता है तो एक बार उधार दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार कहेंगे अब नहीं देना आपको, बहुत हो गया है। अब 2 बार उधार मिला, देखो 2 बार केवल एटीपी खर्च कराया। अब नहीं सेल चाहती है कि तीसरी बार भी ये एटीपी से फॉस्फेट लिया जाए। तो सेल से H3PO4 जो फॉस्फोरिक एसिड रहता है सेल में, वो टूटता है। क्या टूटता है? H3PO4 टूटेगा और यहां से फॉस्फेट निकलेगा। उस फॉस्फेट को बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि H3PO4 इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक तो नहीं है ना, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो यहां से फॉस्फेट निकला तो इनऑर्गेनिक सोर्स से आया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट कौन सा है? एटीपी वाला। एटीपी से जो फॉस्फेट आया वो कहां से आया? वो ऑर्गेनिक सोर्स से आया था। एटीपी ऑर्गेनिक होता है, उसमें कार्बन है, ठीक। तो यहां पर आईपी जोड़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा गया होगा, इसमें क्या जोड़ेंगे अलग से? आईपी। आईपी कहां से आया? वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो आया आपके H3PO4 से। लिख सकते हैं फ्रॉम H3PO4 से आया। समझ में आया? ये ध्यान रखना है, तभी तो एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा हुआ यहां पर, ठीक है। अभी केवल समझते जाइए रिएक्शन को, इसके बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। केवल रिएक्शन समझिए कैसे कैसे हो रहा है। बन गया एक एटीपी तैयार हो गया ना। कितना एटीपी रेडी हो गया? 1। वास्तविक रूप से कितना हो रहे हैं? 2, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट अगर हो जाएगा, होता भी है तो सब 2-2 चलेगा। 2 एटीपी यहां तैयार। अब 3 पीजीए हो गया। अब 3 पीजीए के बाद देखिए, अब इस पर चलें। हाँ जी, एटीपी बैक कर लेते हैं जी। आ जाओ भाई। हाँ, एटीपी इसमें फॉस्फेट निकल रहा है। जब फॉस्फेट जुड़ता है तो फॉस्फोराइलेशन या काइनेज रिएक्शन होती है। वहां काइनेज हुआ था, ये फॉस्फेट निकल रहा है किसमें से? यहां से। तो आप बोल सकते हैं डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। कौन सी है? डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट निकल रहा है, ठीक। अब इसी को मैं यहीं छोटा कर देता हूं, देखिए ये छोटा हो जाएगा ना। ये एंजाइम बता तो ना, डीफॉस्फोराइलेज एंजाइम लगेगा, एटीपी एंजाइम नहीं है। आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं उतना ज्यादा मत जाइए उस चीज पर, नहीं कभी नहीं पूछा जाएगा, आपकी बुक तक में नहीं दिया हुआ है, ठीक। कोई मतलब नहीं उसका, आप इतना ही रट ले जाइए, यही बहुत है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अब सही है यहां तक, ठीक है।
इसको समझाएंगे तो बड़ा कर देंगे। देखिए 3PGA हो गया, 3PGA से क्या बनेगा आगे, आ जाओ भाई कहाँ, हाँ 2PGA क्या बनेगा इससे, 2PGA। क्या डिफरेंस आया बताइए, कोई डिफरेंस आया? 3PGA से 2PGA बनाने में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? यहां एंजाइम का नाम अलग हो जाता है, आइसोमरेज है रिएक्शन, लेकिन बोलते हैं एंजाइम को म्यूटेस। कौन सा एंजाइम लगता है? म्यूटेस। वो भी नहीं रटना है, ठीक है। कौन सा वाला? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आप बोल सकते हैं 8। हाँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 8 भी, फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी में जो एसिड होते हैं उनको 8 सफिक्स यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे फ्यूमेरिक एसिड का नाम बताइए, फ्यूमरेट। मैलिक एसिड, मैलेट, समझ रहे हैं ना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को क्या बोलेंगे? ऑक्जेलो एसिटेट। 8 सफिक्स लगेगा सब में। 3PGA से 2PGA बनने में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, कुछ रिलीज नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद 2PGA से क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने में एक वाटर रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? एक वाटर। यहां से ध्यान रखना, एक वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बनेगा? पायरुवेट। पायरुवेट बनेगा, इसी को क्या बोलेंगे? पायरुविक एसिड बन जाएगा। यहां पर अब क्या हो रहा है? यहां पर एक एटीपी बन रही है, एक बनेगा। तो एक एटीपी बनेगा तो कैसे बनेगा? एडीपी से बनेगा ना। फॉस्फेट कहां से आएगा बताइए? उस एटीपी को बनाने के लिए फॉस्फेट कहां से आएगा? एडीपी के साथ फॉस्फेट जुड़ना चाहिए। वो फॉस्फेट कहां से आया? वो फॉस्फेट इसके अंदर देखो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में से जब फॉस्फो हटा देंगे तो बन जाएगा पायरुवेट, बनेगा ना। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में से आप फॉस्फेट निकाल देंगे तो बन जाएगा वो पायरुवेट। तो एडीपी के साथ फॉस्फेट यहां से आ रहा है और क्या बनेगा? एटीपी। तो एक एटीपी यहां, मतलब याद रखिए, पहला स्टेप, तीसरा स्टेप, 7वां स्टेप, 10वां स्टेप, फर्स्ट, थर्ड, 7, 10th, ये 10वां स्टेप चल रहा है। गिना दें स्टेप, देखो ये पहला स्टेप लिखेंगे 1 नंबर रिएक्शन, ये 2 नंबर रिएक्शन, समझ रहे हैं ना, छोटा छोटा लिखा। ये 3 नंबर रिएक्शन हो गया। चौथी कौन सी है? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से दो चीजें बन रही है जहां एल्डोज लगा है, ये चौथी रिएक्शन है। जो टूट रहा है वो रिएक्शन कौन सी है? चौथी। 5वीं रिएक्शन ये है, ये कन्वर्ट हो रहा है, ये 5वां रिएक्शन। ये भी एक रिएक्शन है, 5वीं है। छठी रिएक्शन कौन सी है? 6 नंबर, ये 6 रिएक्शन। ये कौन सा हो गया? 7, ठीक है। ये 8 नंबर, और यहां से यहां ये 9 नंबर रिएक्शन, यहां से यहां 10। तो आप याद कर लीजिए, फर्स्ट और थर्ड पर स्टेप पर क्या है? एटीपी कंज्यूम हो रहा है, और 7th और 10th पर स्टेप पर क्या है? एटीपी बन रहा है, एटीपी सिंथेसिस चल रही है। समझ में आया? बाकी जो मैटर लिखा है इस मैटर को पढ़िएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। क्वेश्चन ये पूछेगा, सुन लीजिए ध्यान से। इसमें आपको पूछेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन तो सब जगह हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो सब जगह हो रहा है। एटीपी किस किस स्टेप पर बन रही है ये आपको पता होना चाहिए, कहां कहां एटीपी बन रही है। NADH2 कहां बन रहा है? NADH2, तो NADH2 का स्टेप पता होना चाहिए, इसके और इसके बीच में NADH2 बन रहा है, ठीक है। बाकी आइसोमराइजेशन रिएक्शन कौन सी है? तो ये वाली है और ये वाली आइसोमराइजेशन है, बाकी और कोई विशेष नहीं है, ठीक है। वो लिखाने की जरूरत नहीं, वो सब दिख रहा है। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा। समझ में आया? आगे बढ़ जाए इस पर। ये हाँ बताओ जी। हाँ 10 स्टेप 10 एंजाइम, 11वां एंजाइम नहीं होगा। हाँ चौथे के बाद डबल नहीं होता, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये 2-2 मॉलिक्यूल चलेंगे, समझ रहे हैं ना।
हम कहते हैं ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बना, 2। 2 कैसे बना, ये जब इसमें कन्वर्ट होगा तो PgL के कितने हो जाएंगे, 2, ये भी 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2, सब 2 बनेंगे, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा। कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। मैं एक साइड का रिएक्शन चला रहा हूं अभी, इसमें कन्वर्ट होगा, आप लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल टोटल बनेगा एक ग्लूकोज से। समझ में आ रहा है? हाँ बताइए। हाँ अब देखिए एटीपी का गेम तो मैं लास्ट में बता दूंगा, जब पूरा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम लोग समझेंगे तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस में कितना है, आगे क्रेब्स साइकिल में कितना, एक साथ देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाए इस पर, देखिए अब इनकी बुक आगे ले आए, इधर से कहाँ गया ये, बताइए पेज क्यों नहीं आ रहा इस पर, ये आ गया यही है ना, अगला पेज यही है, ठीक चेक कर लेना, यही है, यही है पेज, कोई बात नहीं, ठीक। आगे देखिए आप, यहां से थोड़ा सा लाइन पढ़ लीजिए, देयर आर 3 मेजर वे इन विच द डिफरेंट सेल हैंडल द पायरुविक एसिड। अब इसको समझाने जा रहे हैं कि जो पायरुवेट बना, जो क्या बना, पायरुवेट बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल मतलब नहीं, वो क्यों कंट्रोल करेगा। हाँ ये है कि कोई भी स्टेप मिस हो गया, कोई एंजाइम कम हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगा, कोई भी एंजाइम घट जाएगा, असल में कोई भी एंजाइम कम हो जाए तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगा ना, समझ रहे हैं ना। पायरुवेट का फेट क्या है, फेट ऑफ पायरुवेट, फेट समझ रहे हैं, फ्यूचर, पायरुविक एसिड जो बना उसका फ्यूचर क्या है, ठीक। अब ये क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर बताइए, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड, ये बुक में लिखा ही पढ़ा देंगे। फेट किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सेल्यूलर नीड, इस चीज को समझ रहे हैं। पायरुवेट से आप कह सकते हैं इथेनॉल भी बन सकता है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन सकता है, पायरुवेट अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी बन जाएगा लास्ट में। ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि पायरुवेट से बनेगा क्या, सेल की नीड क्या है, उसकी एनर्जी की डिमांड कितनी है, अगर उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए या सेल में ऑक्सीजन उपलब्ध है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, और सेल में ऑक्सीजन नहीं है या एनर्जी की जरूरत कम है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल बन सकता है। तो 3 फ्यूचर होते हैं इसके, यहां लिखा देखिए, 3 मेजर वेज इन विच द डिफरेंट सेल हैंडल द पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, उसके 3 तरीके हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, अल्कोहल भी बनेगा, और या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन भी चल सकता है, ठीक है। मैं इसी को बता रहा हूं। तो 3 फेट हैं इसके, पहला क्या है इसमें, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस 38 एटीपी बनेगा एक ग्लूकोज से, ठीक। और अगर फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, या फिर क्या है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये दोनों क्या हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो 2-3 फ्यूचर हैं पायरुवेट के, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा और या तो लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दोनों को नीचे वालों को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ठीक है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, सेल की नीड क्या, ये कहां लिखा गया होगा, ये शायद पीछे के पन्ने पर होगा या यहीं कहीं देखिए पढ़ेंगे, पर पीछे के लाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रहा हूं, पीछे के पेज पर ये लाइन लिखी है कि फ्यूचर किस पे डिपेंड करेगा, सेल की नीड क्या है, इस चीज को रख लीजिएगा, ठीक। अब आगे हमको समझना क्या, ये हमको डिटेल में पढ़ना है, इसको आगे डिटेल करनी है। अभी शॉर्ट फॉर्म में क्या देखना है, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो इस दोनों चीजों को आप समझ लीजिए। तो देखिए समस्या इसमें ये हो जाती है, बार बार छोटा बड़ा करना पड़ता है इसको। देखिए फर्मेंटेशन,
फर्मेंटेशन क्या है बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन एक तरीके का, बता रहे हैं अभी। फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन एक टाइप का है, ठीक है। फर्मेंटेशन दो टाइप का है, पहला कौन सा है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बताइए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होगा? ये तो जाहिर सी बात है कि फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन जब नहीं रहती है तभी फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। अब दो टाइप का है, लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक। एल्कोहलिक कहां चलेगा? एल्कोहलिक बोलेंगे मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, ठीक है। एंड सम यूकैरियोटिक सेल, पढ़िए कहीं लिखा गया होगा, पढ़ लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और कुछ यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जिस बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो दो टाइप के होते हैं, वायवीय श्वसन भी करते हैं और अवायवीय। जो वायवीय करेंगे उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएंगे, अवायवीय करेंगे उसमें क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। क्या बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड भी बना सकता है? बना सकता है। दही वाला बैक्टीरिया क्या करता है? लैक्टिक एसिड। तो वो तो रेयर है, बहुत कम है। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या है? एल्कोहल बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन चलेगा। और कुछ यूकैरियोटिक सेल में, आप बताइए एग्जांपल, कौन सी यूकैरियोटिक सेल में अल्कोहलिक चलेगा? ईस्ट। ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यहां लिखेंगे ईस्ट, इसका एग्जांपल है। बनता क्या है? अल्कोहल। कैसे बनता वो देखिए, ग्लूकोज है, ठीक। ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा। हाँ, फर्मेंटेशन अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा अगर कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये क्या है? फर्मेंटेशन है। ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 2 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनता है तो यहां पर आपको, इधर देख लो जी, यहां पर NAD+ से क्या बनता है? NADH+, ठीक है। आप बोलेंगे NAD+ खर्च हो रहा ना, किस स्टेप पर खर्च हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बनेगा उससे? मैं NADH2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, वो होता है NADH+H+, ठीक है। ये बन गया। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड से आप बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO। पायरुविक एसिड से पहले बनेगा एसिटाल्डिहाइड, देन तब बनेगा इथेनॉल। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बोलेंगे इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल डायरेक्ट नहीं बनता, ध्यान रखना है। इथेनॉल के पहले क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? CO2 निकल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ग्लूकोज से जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब इथेनॉल बनता है तो उसमें CO2 निकलती है। क्या निकलता है? CO2। ये CO2 यहां रिलीज हो गया, ठीक है। इसमें कितना कार्बन बताइए? 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन? 2, क्योंकि एक कार्बन यहां लॉस हो गया। अब एसिटाल्डिहाइड से बनेगा इथेनॉल, ठीक है। यहां से इथेनॉल बन गया। अब इथेनॉल कैसे बनेगा? यहां पर फिर देखिए ये जो NADH2 बना था ना, देख रहे हैं ना, यही NADH2 यूज हो जाएगा, यही यहां पर यूज हो जाएगा। और NADH2 जब यूज होगा तो क्या बनेगा? NAD+, ये बन जाएगा वापस। समझ रहे हैं ना? ये देखिए, इस चीज को नहीं समझ में आ रहा तो बताइए फिर से। यहां पर NAD+ से क्या बना? NADH2 बना, ठीक है। इसके बाद एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनने की बारी आई तो जो NADH2 यहां बना हुआ था वही यहां पर यूज हुआ और टूटा, ब्रेक करके क्या बनाया? NAD+ बनाया। तो देखिए ये यूज करा के वापस इसको बना दे रहे हैं, मतलब नेट गेन 0 हो गया ना। एक NADH2 बना, कितना बना? एक बनता है कि 2? 2 बनता है। कितना बनता है टोटल? एक ग्लूकोज से आप देखिए DHAP को जब कन्वर्ट कराएंगे तो कितना NADH2 बनता है? 2 बनता है ना, ठीक है। 2 बना तो 2 यहां यूज भी हो गया, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बना है।
दो पायरुविक एसिड बनता है, मैं एक की रिएक्शन बता रहा हूं। एक पायरुविक एसिड में एक NaDH2 खर्च हो रहा, दो बनेगा तो दो, तो ओवरऑल आप कहेंगे कि नील बैलेंस बराबर हो गया। जितना NaDH2 ऊपर बना था ग्लाइकोलाइसिस में ऊपर, उतना यहां पर खर्च हो गया, बराबर हो गया। एटीपी कितना बना इसमें? दो। कितने का? देखिए एटीपी जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, अभी समझाएंगे, 4 एटीपी नीचे बन रहा, 7 नंबर स्टेप और 10 नंबर स्टेप पर एक एक एटीपी बना, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल चलेगा, तो टोटल 4 एटीपी, ऊपर 2 खर्च हो गए, बचा 2, वही 2 यहां दिखा रहे हैं। तो कितने का गेन हो रहा है यहां पर? 2 एटीपी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? 2 एटीपी का नेट गेन होता है, ऊपर वाले को माइनस करने के बाद में जो बचेगा। ठीक है, तो वही दिख रहा है 2 एटीपी का। 2 एटीपी का गेन इथेनॉल बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा? 2, क्योंकि कितना बनता है ये? 2। तो आप बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यही तो रिएक्शन होती है ना। अब अगर कहेंगे एंजाइम का नाम बता दीजिए, आप बताओ एंजाइम का नाम। कार्बन डाइऑक्साइड जब कहीं से निकलती है तो एंजाइम का नाम होता है डी कार्बोक्सिलेज। और किसका? यहां से निकल रही है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? पायरुवेट। तो पायरुवेट से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, समझ में आया? आप लिख सकते हैं एंजाइम होगा पायरुवेट डी, इसको रटना नहीं है इसलिए मैंने हटा दिया था, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। इसके एंजाइम का नाम बता सकते हैं? यहां हो क्या रहा है? इसमें से यहां पर NaDH2 जुड़ रहा है। एस्टाल्डिहाइड से क्या जुड़ा? NaDH2 जुड़ा। NaDH2 ने अपना हाइड्रोजन निकाल के किसको दे दिया? इसको, एल्डिहाइड से इथेनॉल बन गया। ठीक है, तो यहां से जब निकल रहा तो ये कौन सी रिएक्शन है? हाँ, कौन सा रिएक्शन है? एंजाइम लगता है एल्कोहल डीहाइड्रोजनेस। पहले तो इतना सुन लीजिए, जो एंजाइम फिक्स है इसका, वो एंजाइम का नाम है एल्कोहल डीहाइड्रोजनेस। ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, एल्कोहल डीहाइड्रोजनेस। समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम यहां लगता है, जो देखिए, जो जितनी हेक्सोकाइनेज, जहां जहां पर फॉस्फेट जुड़ा, ठीक है, जैसे जो हेक्सोकाइनेज पहला एंजाइम था ना, हेक्सोकाइनेज, उसमें मैग्नीशियम को फैक्टर है। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम आप देख रहे हैं ना, उसमें मैग्नीशियम को फैक्टर होता है। तो मैग्नीशियम को फैक्टर किसके साथ काम करेगा? यहां, और हेक्सोकाइनेज एल्कोहल डीहाइड्रोजनेस के साथ जिंक शायद काम करता है। मैग्नीशियम नहीं है, वो जिंक है वहां पर। ठीक है, उसका अलग को फैक्टर है। अब थोड़ा सा इस पर आ जाइए, यहां देख लीजिए जो इन्होंने दिया है, इसको ऐसे खींच दूं, इनको देख लीजिए। देखिए, अब आप देख रहे हैं फर्मेंटेशन में बोल रहा है, ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन इनकम्प्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, बता दिया है। ये हो गया। इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इथेनॉल बनेगा। समझ में आ रहा? CO2 और इथेनॉल काम नहीं कर रहा है। एंजाइम होगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम? यहां वाला देखो जी, आगे बता दिया मैंने। ठीक है, एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज अगला एंजाइम। ठीक, ये सारे एंजाइम हैं। और बोल रहा है अदर ऑर्गेनाइज सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड। अब आगे जो बताने जा रहे हैं दूसरा फर्मेंटेशन कौन सा? लैक्टिक एसिड वाला। ठीक है, बाकी आगे कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, ये सभी भी हम बता देंगे इन चीजों को। ये हो गया। डायग्राम देख ही रहे हैं, ये पायरुवेट कैसे, हमने ये वाला रिएक्शन अभी आपको बताया, इसमें बीच में स्टेप गायब किया है। कौन सा वाला? इन्होंने डायरेक्ट बना दिया इथेनॉल, हमने बीच में एस्टाल्डिहाइड बनाया। अब ये बताने जा रहे हैं ये वाला स्टेप। समझ में आ रहा है? हाँ, वो बताएंगे हम, वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रही है, वो उसका फर्मेंटेशन का ड्रॉबैक बताएंगे अभी हम। ठीक है, उसका नुकसान क्या है मैं सारा बता रहा हूँ, परेशान मत होइए। ये देखिए, देखिए इसके बाद में प्लस आ जाए तो काम क्यों नहीं करता जी?
अभी बुक को ले आएंगे फिर से, इधर देखिए। हाँ पेन। दूसरा कौन सा है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सोचिए होता कहां है? इसमें बनेगा क्या चीज? लैक्टिक एसिड। मतलब बोलेंगे ग्लूकोज से डायरेक्ट क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और याद रखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, ठीक है। केवल एटीपी बनेगा। कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे, 2 तो बनते ही हैं, ठीक है। ये होता कहां है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? कुछ बैक्टीरिया में। कौन सा? लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया दही वाला होता है, लैक्टोबैसिलस लिखेंगे। वहां लिखा था मोस्ट बैक्टीरिया एंड सम यूकैरियोटिक सेल, यहां है सम बैक्टीरिया एंड सम। ये ध्यान रखना, मोस्ट कर देगा तो गलत हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में आप लिख लीजिएगा, वो कर्ड वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और कहां है? हमारा जो आरबीसी है, हमारी जो मसल्स हैं, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी मसल्स में होने लग जाती है और लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। और हमारी आरबीसी जो होती हैं उनमें हमेशा क्या बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। कभी एरोबिक होता नहीं है, ठीक है। उसका भी कारण है। तो आपकी आरबीसी में होगा और आपके मसल्स में होगा। लिखा बुक में मसल्स ऑफ द एनिमल्स ड्यूरिंग द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो यूकैरियोटिक सेल में कहां है? अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि यूकैरियोटिक सेल में बता दी लैक्टिक एसिड कहां बन रहा है, तो आप बोलेंगे मसल्स में। यूकैरियोटिक सेल में मसल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल में ना, और आरबीसी है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो मसल्स होती है ना तो आरबीसी होती है, ठीक है। अब इसमें कैसे बनेगा वो देख लीजिए। ये ग्लूकोज आपके पास में है, ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा, या पायरुविक एसिड कितना बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। यहाँ एक एटीपी, 2 एटीपी का नेट गेन दिखाएंगे। इसमें वही सेम चीज NAD प्लस से क्या बन रहा है? NADH2 बन रहा है, ठीक है। यही यूज हो जाएगा अभी आगे जाकर। इससे डायरेक्ट क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का नाम क्या लगेगा? लैक्टेट या लैक्टिक एसिड डी। वहां अल्कोहल बन रहा था तो एंजाइम का नाम था अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। यहाँ लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। ये एंजाइम होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। और यही NADH2 यूज होगा यहां पर, और यूज होने के बाद में वापस यही NAD+ बना देगा, ठीक। समझ में आ गया? हाँ क्या कह रहे हैं? इसमें तो हमको नहीं क्लियर है, लेकिन अल्कोहल वाले में जिंक होता है, इतना मैं जानता हूं। अल्कोहल वाले में जिंक को फैक्टर होता है, ठीक है। अब एक चीज और यहां पर ये देखना, देखिए कि एनारोबिक जब एस्पिरेशन होता है, एनारोबिक, ठीक है। हाँ बताइए। हाँ हाँ वो डायरेक्ट है, बीच का स्टेप नहीं है इसमें बीच का नहीं है। वहां बीच का एस्टाल्डिहाइड था, यहाँ कुछ नहीं है बीच का। एटीपी है, 2 एटीपी है। अब मैं बताने जा रहा हूं, इधर देखिए फर्मेंटेशन का नुकसान क्या है, ठीक है। हाँ बताइए बताइए, सब बताएंगे, बोलिए। फर्मेंटेशन बोलो जी, बोलते रहिए, क्या कह रहे हैं? कौन सा फॉर्मूला? यहाँ चूंकि एल्डिहाइड नहीं बन रहा है, चूंकि इसमें बीच में कुछ बनता ही नहीं है। पायरुवेट से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड देखना पड़ेगा क्या? हाँ, चूंकि इसमें फार्मूले का कोई रोल ही नहीं है। कितना हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? देखिए हाइड्रोजन चूंकि यहां से आ रहा है, ये हाइड्रोजन आ रहा है, देखिए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 2H+ आएगा, ठीक है। सॉरी, इस पर 2H+ है, और चूंकि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसके कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल, 4H+ ऐड होगा यहाँ। भाई देखिए NADH2 में जब टूटेगा NAD+ बनाएगा, कितना H+ फ्री होगा? 2H+। और चूंकि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो 4H+ निकलेगा, 4H+ जुड़ेगा यहाँ।
दो कैसे हो जाएगा? हाँ बताइए। पांचवें स्टेप के बाद छठवें स्टेप में निकला था, तो छठवें स्टेप में पहले से 2008 निकला। अरे तो ये अच्छा ये बताइए बना कितना है, ये कितना NADH2 बन रहा है? दो मॉलिक्यूल बन रहा है। एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन फ्री कर रहा है? 2H+ फ्री करेगा ना, ठीक है। और जब इसका टोटल होगा 4, लेकिन एक रिएक्शन में 2 यूज होगा, क्योंकि रिएक्शन तो एक है ना, इस रिएक्शन में 2 यूज होगा, और चूंकि टोटल हो जाएंगे 4, 2 पाइरुवेट होंगे, 2 होंगे ना, तो 2 बनेगा। तो एक बार में एक पाइरुवेट से एक लैक्टिक एसिड बन रहा है तो 2H+ यूज होगा एक बार में, लेकिन टोटल देखा जाएगा तो 4H+ में एक 2H+ रहेगा। समझ में आया? और कुछ अब देखिए ड्रॉबैक, फर्मेंटेशन का नुकसान क्या है, क्या इसका नुकसान है फर्मेंटेशन का? ठीक है, फायदेमंद भी है क्योंकि इससे कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे फर्मेंटेशन अगर नहीं होता तो ब्रेड, ठीक है, अल्कोहल, जो अल्कोहल बनता है बेवरेजेस में, इडली, डोसा, ये सारी चीजें फर्मेंटेशन से बनती, ईस्ट मिलाया जाता है उसमें, ठीक है। नुकसान क्या है फर्मेंटेशन का? पहला नुकसान ये है कि केवल 2 ही ATP रिलीज हो रही है इसमें। ग्लूकोज में जितनी एनर्जी है उसका 7% से भी कम, 7% से भी कम एनर्जी फर्मेंटेशन में रिलीज होती है। समझ में आ रहा है? ये लाइन बुक में लिखा है, पढ़ा देंगे। एक ग्लूकोज से बताइए कितना ATP बनता है, टोटल नेट गेन कितने का होता है? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एक ग्लूकोज से कितना ATP बनना चाहिए? 38, पता सबको? इसमें कितना बना? 2। अगर कहें 2 ATP, 38 ATP का कितना परसेंट है? 2 ATP 38 ATP का कितना परसेंट में अगर देखा जाए तो 2/38 और मल्टीप्लाई 100 तो लेस देन 7 आएगा आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए, 7 से कम है ना, तो 7% से कम, मतलब ग्लूकोज अगर पूरा ऑक्सीडाइज होता, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो 38 बनाना चाहिए, लेकिन चूंकि अधूरा हो रहा है, इनकम्प्लीट, तो 2 ATP बना, तो कहेंगे वो इसकी जितने अंदर ऊर्जा है वो 7% से भी कम ऊर्जा इसकी रिलीज हो रही है। इसकी कितनी एनर्जी यूज कर पा रहा है ये रिएक्शन? 7% से भी कम, तभी तो 2 ATP बना पा रहा है, पूरा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो फोटोसिंथेसिस नहीं है, वो रेस्पिरेशन में 38 की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी आगे समझाएंगे हम। रेस्पिरेशन में 38 का नेट गेन होता है, फोटोसिंथेसिस भूल जाइए, वहां तो ग्लूकोज बनता है। समझ रहे हैं ना? एक ग्लूकोज, हाँ क्या कर रहे हैं, बनता है, ठीक है। मैं यहाँ रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ कि एक ग्लूकोज फुल्ली ऑक्सीडाइज होगा तो 38 का नेट गेन देता है, और एक ग्लूकोज जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है 2 ATP बनती है, मतलब ग्लूकोज की ऊर्जा कम निकला, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ना, तो 7% से भी कम ऊर्जा रिलीज हो रही है इसकी। हाँ, तो एक नुकसान है ना कि ज्यादा एनर्जी नहीं ले पा रही बॉडी। लिखेंगे लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज रिलीज होती है। 7% से भी कम ग्लूकोज एनर्जी अपनी रिलीज कर पाता है क्योंकि पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, और 7% का भी ATP नहीं बनता पूरे का, ATP थोड़ा सा कम बनता है, क्योंकि 2 ATP अगर देखा जाएगा तो 7% से कम का डाटा आएगा कैलकुलेट करने पर। तो बुक ने यह भी लिखा है, एंड एनर्जी जो बनेगा ATP वो 7% से कम एनर्जी पर बनेगी, ठीक है। एंड लेस ATP क्या होती है? फॉर्म होती है, ATP कम बनेगा। दूसरा ड्रॉबैक, क्योंकि इथेनॉल बन रहा है, अल्कोहल और एसिड बन रहा है, तो अल्कोहल और एसिड हैजार्डियस है, नुकसानदायक है। अगर एसिड ज्यादा बन गया या अल्कोहल ज्यादा बन गया, जानते हैं ईस्ट से क्या बनता है जब बियर बनाई जाए? अरे वो लेस बन रहा, लॉस नहीं, लेस है वो। सुनिए ध्यान से, अल्कोहल बनाता है ईस्ट, ड्रिंक जो बनता है बियर, ठीक है। तो अगर अल्कोहल ज्यादा बन गया तो ईस्ट के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ईस्ट को ही नुकसान कर देगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड वाला लैक्टिक एसिड बनाएगा, अगर वो 1% से ज्यादा लैक्टिक एसिड बना दिया तो उसके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल बहुत ज्यादा नहीं बनना चाहिए, मतलब ये जो दो चीजें बन रही हैं यहाँ पर, ये दोनों चीजें
एक सीमित मात्रा में बननी चाहिए, अगर ज्यादा बनी है तो नुकसान कर देगा जो बना रहा है उसको। हाँ, क्या कह रहे हैं, आगे लिखेंगे एसिड, एसिड, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल, अल्कोहल आर हैजार्डस। क्या है, दोनों हैजार्डस हैं, ठीक है, नुकसानदायक हैं। और एक बुक ने लास्ट में लिखा है अगर ईस्ट जो है, ईस्ट अल्कोहल कितना बना दे, 30% लिखा, देखिए 30% से ज्यादा ना, 30 लिखा हुआ ना, 13, कोई बात नहीं है। अगर ईस्ट में अल्कोहल का परसेंट कितना हो जाए, 13% से ज्यादा हो जाए तो हार्मफुल फॉर ईस्ट है वो। 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल हो जाए, अल्कोहल तो वो क्या है, हार्मफुल है फॉर ईस्ट, ईस्ट के लिए वो पॉइजन है। इसीलिए जितने नेचुरल बेवरेजेस बनते हैं उनमें अल्कोहल 7%, 8% इतना ही रहता है, बियर वगैरह जो हैं। लेकिन जो ड्रिंक्स आते हैं, ठीक है, जो उनको डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। ये भी लिखा है कि इतने ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, जिनमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल 42% होता है। और ये जो आपके देसी वाले आते हैं, इनमें अल्कोहल का परसेंट बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। ये सब कैसे बनते हैं, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन समझते हैं, प्यूरिफिकेशन। बियर को बहुत ज्यादा प्योर करते चले जाएंगे, अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, जितना प्योर करेंगे उतना अल्कोहल बढ़ेगा, ठीक है। तो नेचुरल बेवरेजेस से डिस्टिलेशन के द्वारा अल्कोहलिक बेवरेजेस जब बनते हैं तो उसमें अल्कोहल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नुकसान वाला होता है। ये ज्यादा नुकसान नहीं, हाँ नेचुरल ज्यादा नुकसान नहीं, नुकसान सब है बट नेचुरल ज्यादा नुकसान नहीं करता है, अल्कोहल परसेंटेज कम है। समझ में आया? हाँ, मैं वो देसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऐसे बनाई जाती है, इतना खराब प्रोसेस से वो बनाई जाती है, उसमें इतने हार्मफुल चीजें, नशे को बढ़ाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं उसमें, वो नुकसानदायक है, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम है, उतना नुकसान नहीं करता जितना डिस्टिल्ड बेवरेजेस करती हैं, जो डिस्टिलेशन से बनती हैं, जहां 42% तक अल्कोहल होता है। वो आप लोकल वाली छोड़ दीजिए, लोकल वाली तो अल्कोहल भी ज्यादा है, नुकसान भी बहुत ज्यादा है उसका। हाँ, लेकिन पीना नहीं, भले कम होता है, हैबिचुअल हो जाते हैं। हाँ हाँ, देखिए सच्चाई सुन लीजिए, नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें वो, हाँ अरे सुन लीजिए, है क्या है वास्तविक उससे, है क्या है, उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन लिमिट को सभी कोई क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए अवॉइड कराया जाता है, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सकते हैं लेकिन नहीं, अब वो सब छोड़ दीजिए। ये हो गया, आगे देखिए, लिंक रिएक्शन। अगला स्टेप, कौन सा एनर्जी, कौन सा एनर्जी बताइए? क्या चीज, एनएड, हाँ देखिए NAD प्लस NADH2 जो बनता है ग्लाइकोलाइसिस का, फर्मेंटेशन में वो यूटिलाइज हो जाता है, नेट बराबर 0, ठीक है, NADH बराबर सब नील हो जाता है, फिनिश। अगला देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने बोला ग्लूकोज से क्या बनाया, पायरुविक एसिड बनाया। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो पायरुविक एसिड से आगे कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। अब कौन सी रिएक्शन चलेगी, लिंक रिएक्शन। उसके बाद क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल। तो अगला पढ़ रहे हैं, पायरुविक एसिड से क्या बनाने जा रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में। क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो देखिए लिंक रिएक्शन में पायरुवेट से क्या बनेगा, एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक।
इसको एक नाम और लिंक रिएक्शन जानते हैं क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ग्लूकोज आपके पास था, ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट। पायरुवेट, इस पायरुवेट से क्या बनना है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या चलना है? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल जब चलेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, वाटर कहां बनता है? कोई बताएंगे? वाटर रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कहां कहां बनती है? ग्लाइकोलाइसिस में कहीं CO2 बना? नहीं बना। ये सब चीज ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस में कहीं CO2 नहीं बना। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, एक वाटर, ठीक है, एक नहीं दो। एक बार में दो मॉलिक्यूल चलेंगे, कितने वाटर? दो। अभी देखिएगा क्रेब्स साइकिल में वो दोनों वाटर यूज हो जाएंगे। तो आप जो रिएक्शन पढ़ते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस 38 ATP बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 6। वाटर कितना बनेगा? 6। 6 CO2 कहां निकलेंगे अभी बताएंगे। अभी तक कोई CO2 नहीं निकला, अब निकलेगा पहली बार CO2। वाटर कहां बनेगा? ये वाटर कहां से आ रहा? कोई बताइए, 6 वाटर कहां से, किस रिएक्शन में आएगा? ग्लाइकोलाइसिस में बनेगा। ये ग्लाइकोलाइसिस वाला वाटर है, क्रेब्स साइकिल वाला है कि लिंक रिएक्शन का? कहां का वाटर है? ये ETS का वाटर। ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 वाटर निकला वो क्रेब्स साइकिल में यूज नील हो जाएगा, बराबर, लेन देन बराबर। वहां निकला ग्लाइकोलाइसिस में, अभी देखिए क्रेब्स साइकिल में दोनों यूज हो जाएंगे। ये जो निकल रहे हैं वाटर, ये आपके कहां है? ETS से निकल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में, यहां से बनेगा क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्या चलेगा? क्रेब साइकिल। और इसमें बनता क्या है क्रेब्स साइकिल में? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और क्या बनता है? बहुत कुछ बनता है, NADH2 बनेगा। और क्या बनेगा? FADH2। और क्या बनेगा? GTP बनेगा। बनता है ना? अरे यही सब पढ़ेंगे, देखिएगा, ये सब समझेंगे। ये मैं आपको शुरू से बना रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस आपने ग्लूकोज से पायरुवेट पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस में बना क्या? और कुछ बना था। पायरुवेट मेन प्रोडक्ट क्या है इसका? अभी आप मेन समझिए, अभी केवल मेन समझिए। पायरुवेट बना, 2 पायरुवेट, कितना बना? 2। पायरुवेट से कितने एसिटाइल कोएंजाइम में? 2 बनेंगे, 1 से 1 बनेगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। यही लिंक है। एसिटाइल कोएंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो क्या है? क्रेब्स साइकिल। बताइए, इसको लिंक जानते हैं? ये वाली रिएक्शन क्यों लिंक बोला जा रहा है? क्योंकि ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन 2, 3, ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस को किससे कनेक्ट कर रही है? क्रेब्स साइकिल से जोड़ रही है ना। उधर ग्लाइकोलाइसिस, इधर क्रेब्स साइकिल, बीच में क्या है? लिंक। इसलिए बोला जाता है लिंक रिएक्शन। ये लिंक है, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल से जुड़ेगा, बीच में ये आएगा, लिंक कर रहा। समझ में आ रहा ना ये? अरे बता रहे, रुक जाओ। इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं गेटवे पाथवे। गेटवे पाथवे। अब बताइए गेटवे क्या है? मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया है। गेटवे क्यों बोलते हैं, कोई बताएंगे? गेटवे जानते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं, कहीं फीस जमा करते हैं, ऑनलाइन फीस पेड करते हैं, तो उसमें एक गेटवे आता है। बैंक पेमेंट किए हैं किसी ने ऑनलाइन फॉर्म का, उसमें आता है HDFC। आप किसी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, वो खाते में HDFC के ही जाएगा। आप SBI से कर रहे हैं, किसी भी पेमेंट से कर रहे हैं, जाता है HDFC से है। फिर HDFC क्या है? वो डायरेक्ट उसको जाएगा जहां पेमेंट होना है। तो गेटवे का मतलब ही होता है, जैसे मान लीजिए इधर से कोई भी रिएक्शन आ रही है, जैसे पायरुवेट बना ना, ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट बन गया। अब पायरुवेट है तो यहीं से रास्ता डिसाइड, ये गेट है। पायरुवेट क्या है? एक गेट है। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम भी बन सकता है। पायरुवेट से क्या बन सकता है? बोलेंगे लैक्टिक एसिड बन सकता है। पायरुवेट से इथेनॉल बन सकता है।
मतलब यहीं से फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ये जो रिएक्शन है लिंक वाली, ये क्या है? गेटवे रिएक्शन बोली जाती है। समझ रहे हैं ना? इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटवे रिएक्शन, क्योंकि यहीं से इसका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। अब इसमें बनेगा क्या चीज? पायरुवेट से सिंपली वे में कहेंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम है, लेकिन इतना छोटा रिएक्शन नहीं है, बुक ने तो बहुत चौड़ा लंबा लिखा है। वो देखिए, ये है पायरुवेट से क्या बनेगा? मैं बोल रहा हूं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या यूज होगा आप बोलेंगे? इसमें पायरुवेट में कितना कार्बन? 3 कार्बन। कितने मॉलिक्यूल पायरुवेट के टोटल? 2। कितने कार्बन ओवरऑल माने जाएंगे? 6। टोटल तो 6 कार्बन होंगे ना। एसिटाइल कोएंजाइम में कितना कार्बन है? 2 कार्बन। ठीक है, एक कार्बन कहां गया? CO2। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया। अब चूंकि एक पायरुवेट से एक कार्बन, 2 पायरुवेट से टोटल 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, और क्या होगा? और इसमें आप कहेंगे NAD प्लस से क्या बन रहा है? NADH2 में डायरेक्ट लिख दिया। NAD का रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन तब तक चलता आ रहा था ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो एंजाइम का नाम बताएंगे कोई? PDH। देखिए, एक एंजाइम नहीं लगता है, एक एंजाइम, इसमें 2 एंजाइम लग रहा है। कितना एंजाइम? 2। पहला एंजाइम आप बोलेंगे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है कहां से? पायरुवेट से, तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। मैं लिख दे रहा हूं, पहला एंजाइम रहेगा क्या लिखा बुक में बताइए? सब बता रहे हैं। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पायरुवेट है, यहां से अगर हाइड्रोजन निकला होगा तभी तो इसके पास गया होगा, NAD प्लस के पास। इसको हाइड्रोजन कहां से मिला? यहां से मिला। इसने हाइड्रोजन 2H प्लस निकाला, इसको दिया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? NADH2 में। तो मतलब यहां से हाइड्रोजन निकला, तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज वो भी है, 2 एंजाइम है। तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, इसको दोनों एंजाइम को मिला के बोलते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स लिखा गया, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है पूरा। ये बुक में क्या लिखा बताइए? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज लिखा ना, वो कॉम्प्लेक्स है। तो दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं PDH कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये दोनों को मिला के बोलते हैं PDH कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसमें कुछ कोफैक्टर काम करते हैं। कोफैक्टर जानते हैं? एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ कुछल्ला, नॉन प्रोटीन पार्ट, अगर वो नहीं रहेगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा। वो कौन कौन से नॉन प्रोटीन पार्ट हैं वो देख लीजिए। इसमें चूंकि कोएंजाइम यहां पर आ रहा है ना, तो इसका मतलब कोएंजाइम इसमें जुड़ना चाहिए, तो कहीं से आया होगा। तो पहला कोफैक्टर क्या हो गया? इसमें आप बोलेंगे कोएंजाइम ए यहां पर ऐड हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, अब और क्या चीज है? अब आप बोलेंगे इसमें TPP है, लाइपोइक एसिड है, लाइपोइक एसिड, और एक होता है Mg++। ये सब कोफैक्टर हैं। थायमीन, पायरोफॉस्फेट, लाइपोइक एसिड La और मैग्नीशियम प्लस। पूछा क्या जाता है? Mg। PDH का कोफैक्टर कौन सा है? मैग्नीशियम प्लस। ये इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, इसी पर टिक कर लीजिए, यही आपको ध्यान भी रखना है, ये बुक में दिया है, ये बहुत आता है। हाँ, बाकी नहीं है, बाकी रखने की जरूरत ही नहीं है, सब हो गया ये। तो ये रिएक्शन लिंक रिएक्शन कैसी है? डी कार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और ये डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। यहां पर हाइड्रोजन भी निकल रही है पायरुवेट से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के रेडी हो जाएंगे, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? 2 NADH2। अब अगर यहां 2 लिखेंगे तो सब पे 2-2 लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। अगला आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल। बुक ने जो रिएक्शन लिखा है वो जानना है, उसने इसका और क्रेब्स साइकिल दोनों का रिएक्शन जोड़ दिया है। बुक ने जो रिएक्शन बनाई है उसको भी समझाएंगे, उसने दोनों रिएक्शन को जोड़ा है, लिंक रिएक्शन और इसके बाद जो चलेगी क्रेब्स साइकिल, दोनों का एक बड़ा सा रिएक्शन बनाया है। समझ में आ रहा है? उसको आगे समझेंगे अभी हम। तो बताइए।
ये वाला एरोबिक रेस्पिरेशन के जो लाइए आपकी लाइन ले आए, वो कहाँ गया? यही ना, यही पेज, कोई बात नहीं। बताइए, ये वाला पेज कर रहे हैं, अब ये कहाँ से आ गया? ये वाला ना, बताइए इसको, बोलिए क्या दिक्कत है? बोल रहा है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ समझाएं? पीछे वाला गायब हो गया, पीछे लाइन बताइए तब क्या है उस पेज पर, यहाँ से पढ़ाएं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड टू द कंप्लीट, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तभी होगा। आगे बोल रहा है, कहाँ गया? एंड रिलीज ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी बनती है और एरोबिक में भी बनती है। लैक्टिक एसिड छोड़ दिए, लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं बनता है, ठीक है। तो यहां चूंकि एरोबिक पढ़ रहे हैं तो CO2 बनेगा, वाटर भी बनेगा, वाटर बनेगा ना। एनारोबिक में वाटर नहीं बनता है, ये चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं। एनारोबिक में आपने इथेनॉल पढ़ा था प्लस CO2 पढ़ा था, कहीं वाटर पढ़ा नहीं। तो वाटर भी बनेगा, CO2 भी बनेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगी। कितनी? 38 ATP बनेगा। एक ग्लूकोज से कितना टोटल बनेगा? लास्ट में जाकर के 38 बनेगा, ठीक है। आगे, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर का मतलब समझ रहे हैं? जो एक निम्न कोटि के जीव, एक उच्च कोटि के। निम्न कोटि का मतलब जो आप फाइलम जब पढ़ते हैं तो लोअर वाले, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये सब निम्न कोटि के। हायर ऑर्गेनिजम्स में यही चलता है, एरोबिक, वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। हाँ बताइए, और बताइए। इसने कहा एरोबिक वाले ने कि CO2 इसमें वाटर लाता है, आप बोल रहे इसमें नहीं आता, लेकिन सभी उसमें भी अंदर रिएक्शन में निकला था वाटर, कहाँ? इसके पहले वाले में। ठीक है, यहाँ से ग्लूकोज से सुन लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस में वाटर निकलता है, ठीक है, वाटर रिलीज हुआ तो ग्लाइकोलाइसिस में वाटर निकलेगा लास्ट में जाकर के, ठीक कह रहे हैं। उसके बाद अगर वो लैक्टिक एसिड बनाया या इथेनॉल बनाया तो वाटर वहां पर रिलीज होगा, वो वाटर कहीं कंज्यूम नहीं होगा, वो वाटर कहीं नहीं कंज्यूम होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर एरोबिक चलेगा तो क्रेब्स साइकिल चलेगी आगे, तो ग्लाइकोलाइसिस वाला वाटर कहां यूज हो जाएगा? जाकर के क्रेब्स साइकिल में। वो जो वाटर आप रिएक्शन में 6 वाटर देखते हैं वो ETS का वाटर होता है एक्चुअली में, ठीक है। अब बताइए, इस पेज पर बताइए, कोई दिक्कत यहां से? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज देख रहे हैं, पायरुविक एसिड से कोएंजाइम है, NAD+ जुड़ा, क्या बन गया? ये मैंने बता दिया आपको, NADH+H+। बोल रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेप वाइज होता है, तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज जब फुल्ली ऑक्सीडाइज होता है तो एक स्टेप में नहीं होता है, पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ATS, बीच में लिंक रिएक्शन, वो मैंने बता चुका हूं, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 के? 3 कहां बनेगा? ये कभी निकाले लिंक रिएक्शन में, 2 आगे जाएगा क्रेब्स साइकिल में, तो 3 नहीं, टोटल होता है 6, लेकिन वो एक पायरुवेट से 3 है, 2 पायरुवेट बनते हैं, टोटल CO2 बनता है 6। हाँ, हाँ वो सबस्ट्रेट लेवल है, वो चीज बताना भूल गए हैं। वो आपको जो प्रेस साइकिल चलाएंगे तो उसमें भी एक जगह सबस्ट्रेट होता है, वहीं याद दिलवा दीजिएगा, वहीं बता देंगे उसको फिर से। हाँ, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है? ये अच्छा, कोई बात नहीं, बता देते हैं, रुक जाइए। देखिए, आप बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, ठीक है। आगे जो लिंक रिएक्शन अभी मैं समझा रहा था वो कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आप नोट कर लीजिएगा, वो कहाँ चलेगी? पायरुविक एसिड सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा और बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। आपने जो लिंक रिएक्शन पढ़ी वो कहां चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहां चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ETS पढ़ेंगे आगे, वो मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम जानते हैं प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ध्यान सुनिएगा। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो प्रोकैरियोट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि एनारोबिक? हाँ,
एरोबिक है कि एनारोबिक? बैक्टीरिया में बताइए, प्रोकैरियोट का मतलब बैक्टीरिया हुआ, दोनों होता है, एरोबिक भी है एनारोबिक भी है, वायवीय बैक्टीरिया भी होते हैं और अवायवीय, दोनों तरीके का है। ठीक, अब देखते रहिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन भी है प्रोकैरियोट में और एनएरोबिक। ठीक है, जो एरोबिक चलेगा तो उसमें बताइए ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस तो सब में चलेगा, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक बैक्टीरिया हो। एरोबिक बैक्टीरिया में ग्लाइकोलाइसिस के आगे क्रेब्स साइकिल और ईटीएस चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। बिना क्रेब्स साइकिल और ईटीएस के एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता है। याद रखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो क्रेब्स साइकिल ईटीएस कहां चलेगा फिर? ना, साइटोप्लाज्म नहीं, बताइए कहां चलेगा? साइटोप्लाज्म में केवल ग्लाइकोलाइसिस, बैक्टीरिया के अंदर हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये दो रिएक्शन कहां चलेगी उसमें अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो? बताइए, है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया ना, प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, बताइए कहां चलेगा दोनों रिएक्शन? ये आपके मीजोजोम्स में चलेगा, पता ना मीजोजोम्स, याद आ रहा है? इनफोल्डिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया में ये जो मेम्ब्रेन ये फोल्ड हो जाती है, क्या बनाती है? मीजोजोम, सेल वाले चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मीजोजोम्स में चलता दोनों चीजें। और अगर एनारोबिक बैक्टीरिया है तो केवल ग्लाइकोलाइसिस चलानी है तो सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। हाँ, बुक में बताइए क्या लिखा हुआ है? अरे वो यूकैरियोटिक सेल का आप लिखे हैं, बुक में प्रोकैरियोटिक सेल डिटेल नहीं किया उसने, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बोल रहा है, हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। अब बताइए तुम। अरे ठीक है, तुम्हारी बात सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा कहाँ? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ना, हम पूछ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्या ईटीएस चलेगा? चलेगा, क्रेब्स साइकिल सब चलेगा अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो, लेकिन वो सब कहाँ चलेगा? वो सब चलेगा मीजोजोम्स में। समझ में आ रहा है ये चीज? ये लिखा हुआ, लाओ जी क्वेश्चन बता दें इनके, आ जाइए बताइए, टाइम भी देखते रहेगा नहीं जी? चलो जी बताइए, विच ऑफ द ट्रू अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस के बारे में क्या सही है ग्लाइकोलाइसिस में? तो ग्रीक वर्ड्स, ग्लाइकोस का मतलब ग्लूकोज है और ग्लूकोज एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, शुगर है ना, ग्लूकोज क्या होता है? शुगर है, तो ग्रीक वर्ड है जो कि एक शुगर है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? स्टार्च। सबसे लास्ट में क्या बनेगा? आप केल्विन साइकिल देखिए, केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के बाद क्या बनेगा? स्टार्च। तो सबसे लास्ट में स्टार्च तो नहीं दिया है, सुक्रोज, हाँ सॉरी वहां सुक्रोज दिया है उन्होंने, उसने सुक्रोज दिया है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ मिलती है? सभी में, ग्लाइकोलाइसिस सभी में, यूकैरियोटिक सेल में हाँ, एनारोबिक सेल में, ऐसी सेल जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें भी होती है। वर्चुअली ऑल सेल्स, सभी सेल में, मोस्ट मसल सेल्स ही सही है, सी सही है। विच एंजाइम स्प्लिट द मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम? इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? इन्वर्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ये समझ रहे हैं पेस मेकर क्या होता है? हाँ, तो ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करने वाला एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करता है। द ओनली पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बुक में दिया है। एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल कहां चलेगा? नहीं सॉरी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल चलता क्या है? तो आप बोलते हैं केवल ग्लाइकोलाइसिस होती है, कुछ नहीं चलता, और ये बुक में है। व्हाट इज द को फैक्टर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज? ये सब ओल्ड क्वेश्चन लग रहा है अभी, बुक में नहीं है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का कहीं नहीं पूछा गया है कि आप इसका वो बताइए, ये ओल्ड क्वेश्चन खोज लाए हो, कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा। होगा इसमें, जानते हैं कौन सा? मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम आंसर। व्हाट इज द नेट गेन? नेट गेन आगे सिखाएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन
कितने का होता है? 2 का। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन नॉट रिलेटेड टू ग्लाइकोलाइसिस, ये माइशल नहीं है, बाकी तीनों है। हाउ मेनी इरिवर्सिबल स्टेप, कितने इरिवर्सिबल है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा है तो काउंट कर लीजिए कितने इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल पता है ना, एक आपका एल्डोलेज के नीचे वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है, देख लीजिए। काउंट कर लेंगे। और क्या है? ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द, कहां होती है? साइटोसोल में प्रोड्यूस क्या बनता है? पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो कहां एंटर करेगा वो? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ रहा है? हाँ 11 का तो काउंट करेंगे। आप बुक में काउंट, जितने रिएक्शन देखिए बुक में, देख लीजिए कितना दिया है। जितने रिएक्शन रिवर्सिबल दिए हैं वो आप देख लीजिए, कोई वो नहीं ऐसा रहता हमारा कुछ। ग्लाइकोलाइसिस कहां चलती है? सभी लिविंग सेल में चलेगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल 2, ये भी सही है, सब सही है, सब सही है। विच वन ऑफ द फॉल्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन होता है, सही है। एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर, ये गलत है। एटीपी बनती है, बनती है, हाँ बनती है, बनती है। और लास्ट वाला ऑप्शन कहां गया? लास्ट वाला कहां गया ऑप्शन? एटीपी यूज होती है। अब देखिए एक जगह बोल रहा है एटीपी यूज, ये भी सही है, एटीपी यूज हो रही है, एटीपी बन भी रही है। पूछा क्या है? फॉल्स है, तो फॉल्स क्या है इसमें? ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही नहीं उसमें। वो वाटर लेकिन कहीं दिखाते नहीं है आप उसमें, ठीक है, हाँ बनता है, हाँ। अब अगली बार उसको चला लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, पढ़ के आइएगा आगे।